पुराने समय में एक बहुत सुंदर राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत उदार, धर्मात्मा और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला था। वह अपनी प्रजा के सुखों के लिए एक से बढ़कर एक राज्य व्यवस्था करवाता और उनकी सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून भी बनवाता। उसने एक कानून प्रचलित किया कि अमुक अपराध करने पर अपराधी को देश निकाला की सज़ा दी जाएगी और कानून तोड़ने वाले सारे इंसानों को राज्य से बाहर किया जाएगा। राज्य में चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन एक बार भूलवश वही अपराध राजा से भी हो गया। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा अगर चाहता तो उस अपराध को छुपा सकता था, लेकिन राजा बड़ा सच्चा और ईमानदार था। अगले दिन बड़े दुखी मन के साथ वह राज्य दरबार में उपस्थित हुआ और सभी के सामने अपना वह अपराध कह सुनाया। और उसने कड़े शब्दों में यह आदेश भी दिया कि मैं अपराधी हूँ और मुझे उस अपराध की सज़ा भी मिलनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी सभासद इतने अच्छे और उदार राजा को अपने राज्य से निष्कासित नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि राज्य के कानूनों को मैं ही नहीं मानूंगा तो मेरी प्रजा उनका पालन किस प्रकार करेगी, इसलिए मुझे देश निकाला होना ही चाहिए। अंततः यह निर्णय हुआ कि राजा को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन दुविधा यह थी कि अगला राजा किसे बनाया जाए। उस राज्य में किसी व्यक्ति को ढूंढकर राजा बनाने की प्रथा थी। जब तक राज्य में कोई राजा नहीं मिल जाता तब तक पुराना राजा ही कार्यभार संभालने के लिए विवश हुआ, और यह बात उस उदार राजा को मजबूरी में माननी भी पड़ी। उस ज़माने में आज की तरह वोट डालकर चुनाव नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसके बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन वह इस बात से भी अवगत थे कि इस तरह के वोटिंग सिस्टम से कोई लालची या बेकार इंसान भी अपने प्रचार प्रसार के दम पर राजा बन सकता है। इसीलिए व्यक्ति के सद्गुण ही उसके चुनाव की कसौटी थी। जो भी व्यक्ति अपनी योग्यता को सिद्ध करता वह राजा चुन लिया जाता। जितना उस राज्य का राजा धर्मात्मा था, उतना उस राज्य का प्रधानमंत्री भी बहुत बुद्धिमान था। उसने चुनाव का एक दिन निश्चित कर दिया और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इस दिन राज्य में राजा से सुबह 10 बजे आकर सबसे पहले मिलेगा, उसे राजा बना दिया जाएगा। राजमहल मुख्य शहर से पथरीले रास्तों से होता हुआ लगभग 2 मील की दूरी पर था। दरबार के सभी द्वार खोल दिए गए थे। भीतर जाने की भी कोई रोक टोक नहीं थी। राजा के बैठने की जगह भी पूरे खुली जगह में बनाई गई थी और वह घोषणा के दौरान सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता भी दी गई थी। राजा के चुनाव से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने सारा शहर खाली करवाया और उसे बहुत अच्छी तरह से सजवाया। पूरे शहर में भोग विलास की वस्तुएं और आराम की वस्तुएं जगह जगह रखवा दी गई। उन्हें लेने की सभी को छूट थी। जो जितना सामान, जितनी चीज़ जो भी चाहे वह ले सकता है और खा सकता है। किसी से कोई कीमत वसूली नहीं जाएगी। सब कुछ सबके लिए मुफ्त में था। कहीं पर मिठाई के भंडार खुले हुए थे तो कहीं पर खेल तमाशे हो रहे थे। कहीं आराम के लिए मखमली पलंग बिछे हुए थे तो कहीं पर सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र लगे हुए थे। बहुत सारी खूबसूरत स्त्रियाँ उनके स्वागत के लिए खड़ी थी और उन्हें रिझा रही थी। जगह जगह राजकीय नौकर हाथ में दूध और शरबत आदि लिए खड़े थे और इत्रों का छिड़काव और चंदन की सजावट से पूरे शहर ने को महका रखा था। शहर का हर एक गली मोहल्ला ऐसे सजा था जैसे मानो कोई राजमहल हो। चुनाव वाले दिन सुबह से ही राजमहल के सारे दरवाजे खोल दिए गए और लोगों को शहर से आने की अनुमति दे दी गई। शहर के बाहर खड़े लोग शहर में घुसे तो वहाँ की सजावट देखकर वो हक्के बक्के रह गए। मुफ्त के शरबत, दूध हर कोई पीना चाहता था। किसी ने मिठाई की दुकान पर अपना आसन जमाया तो किसी ने सिनेमा घर देखने के लिए अपने कदम बढ़ाए। कोई मुफ्त के गहने और कपड़े समेटने पर लगा रहा।
तो कोई सुंदरियों के गले में हाथ डालकर नृत्य करने लगा। सभी लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से सुख सामग्री का उपयोग करने लगे। लेकिन 2 दिन पहले सभी को मुनादी कराकर यह भी बता दिया गया था कि राजा से मिलने का सही समय 10 बजे है। इसके बाद पहुंचने वाले को राज्य का राजा नहीं चुना जा सकता। शहर की सजावट और सुख सामग्री का मेला केवल कुछ ही समय का है। यह नियत समय पर हटा दिया जाएगा। शहर का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे ये बातें दोहरा कर नहीं बताई गई हों और उसने कान खोलकर ये ना सुनी हो। लेकिन शहर की सजावट और मुफ्त की सामग्री ने सभी का मन मोह लिया और उनका वहाँ से जाने का मन ही नहीं हुआ। अब राजा बनने की बात तो लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से लगने लगी। कुछ सोच रहे थे कि दूसरे को चलने दो, फिर मैं भागकर उनसे पहले पहुँच जाऊँगा। कुछ सोच रहे तो अभी तो बहुत समय है, सामने जब लोग जाएंगे तो मैं उनसे भाग के आगे निकल जाऊँगा और पहुँच जाऊँगा। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है राज्य ना मिले, लेकिन आज जो मुझे भोग विलास करने का मौका मिल रहा है, मैं उसे क्यों छोड़ूं। कुछ 2-4 लोगों ने हिम्मत करके महल की तरफ अपने कदम बढ़ाए, लेकिन पथरीले रास्तों को और पहाड़ियों को देखकर वो वापस आ गए और उनका मन बदल गया और वो दोबारा से उन भोग विलास के सामानों में डूब गए। किसी को भी समय का ख्याल न रहा। 10 बज चुके थे, लेकिन हजारों प्रजाजनों में से कोई भी राजमहल नहीं पहुंचा और बेचारा राजा अपना दरबार लगाए अकेला बैठा रहा। अब प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चाल कैसे सफल हो गई। जब राजा से मिलने कोई नहीं आया तो मजबूरन उसी राजा को फिर से राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन यह मनुष्य जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। हम भी तो अपने ही जीवन के छोटे छोटे भोग विलास में पड़कर अपने जीवन के जो मुख्य लक्ष्य होते हैं और अपनी भविष्य की आहुति दे देते हैं। ऐसा कौन है जिसे यह नहीं पता कि हमारे पास लक्ष्य प्राप्ति का समय सीमित है, अंततः हमें मृत्यु को प्राप्त होना ही है, लेकिन हम फिर भी अपने झूठे सुख की प्राप्ति के लिए इसे यूं ही बर्बाद करते चले जाते हैं और यह बहुमूल्य समय अपने हाथ से निकाल देते हैं। हर परीक्षार्थी को पता है कि उसके पास परीक्षा पास करने का एक सीमित समय है, फिर भी वह अपने समय को बर्बाद करता है। फिजूल के समय में गप्पे मारने अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो अपनी परीक्षा के नज़दीक आने पर पढ़ाई कर लूँगा, आखिरी दिनों में पढ़ाई करूँगा, खूब मेहनत करूँगा, रात भर जागूँगा और सबको पीछे छोड़ दूँगा। लेकिन ऐसे होता कहाँ है। समय हाथ से निकल जाता है और बाद में वो पश्चाताप करते रहते हैं। आखिर सब कुछ जानने के बाद हम ऐसी गलती क्यों करते हैं? क्यों हमारा खुद पर ही नियंत्रण नहीं होता? शायद नियंत्रण इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने कभी गंभीरता के साथ अपनी आदतों को नियंत्रित करने का प्रयास ही नहीं किया। हम बीच बीच में अपने मन को छोटे छोटे ये जो भोग विलास हैं इन सब में लगा देते हैं, इसलिए मन दूर के बड़े आनंद को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं कर पाता। हम छोटे छोटे सुखों में उलझे रहते हैं। हर काम का एक समय नियत होता है क्योंकि यह जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को याद रखते हैं और झूठे सुखों में अपना समय बर्बाद ना कर अपना हर काम समय पर पूरा करते हों। समय हाथ से निकलता जा रहा है और आज हम छोटे छोटे सुखों के लालच में पड़कर अपने उस सुनहरे भविष्य को भी बर्बाद कर देते हैं। अपने उज्जवल भविष्य की ओर आँख उठाकर हम देख भी नहीं पाते। हम इंसानों के इस व्यवहार को देखकर वो जो शैतान रूपी प्रधानमंत्री है वो मन ही मन खुश हो रहा है कि मेरी चाल कैसे सफल हो रही है। दोस्तों, इस कहानी का सार हम जितनी जल्दी समझ सके उतनी जल्दी हमें समझ जाना चाहिए और अपने इस जीवन के बहुमूल्य समय को केवल और केवल अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगाना चाहिए। अगर इस कहानी का जो मकसद था, जो उसका सार था, वह आपको समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। और अगर कोई सुझाव ऐसे हैं कि मैं उस टॉपिक पर कहानी बनाऊं तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इस कहानी को अगर आपने पसंद किया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं देख रही हूँ कि आप कहानी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन उसे लाइक और शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आपके एक लाइक और शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन कहानियों को बनाने के लिए हमेशा प्रेरित रहती हूँ। फिर मिलती हूँ अपनी नई किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।